नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जॉर्ज सोरोस के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है, जॉर्ज सोरोस ये कौन है भाई साहब? ये अमेरिका के मिलीनियर हैं। इनको जो फंडिंग मिलती थी यूएस एड द्वारा, उस फंडिंग का उपयोग ये करते थे डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को, बांग्लादेश को, यूक्रेन को, सीरिया को, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसी कंट्रीज में पहले ये देखते थे। हाँ ठीक है, इस देश के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, क्या ये गवर्नमेंट फेवर दे रही है अमेरिका को या अमेरिका के अगेंस्ट जा रही है? अच्छा, अमेरिका के अगेंस्ट जा रही है, अमेरिका से आंखों में आंख मिला करके बात करने की कोशिश कर रही है, अमेरिका की बातों को नहीं सुन रही है। बांग्लादेश, तुम सेंट मार्टिन आइलैंड हमको नहीं दोगे, ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ हम क्या करेंगे, तख्ता पलट करवाएंगे, तुम्हारी गवर्नमेंट ही चेंज कर देंगे। तो गवर्नमेंट चेंज करने के वजह सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है फंडिंग, पैसा। पैसा मिलता है तो लोग काम करते हैं। तो जो फंडिंग आती थी वो एनजीओ को दी जाती थी, और ये एनजीओ को फंडिंग करने का काम कौन करता था? यूएस एड। तो जैसे ही एनजीओ को फंडिंग मिलती थी तो एनजीओ वाले पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते थे और लोग काम धंधे पे लग जाते थे और उस देश के अंदर तख्ता पलट होता, उसको आपने देखा ही होगा दोस्तों। इसको लेकर के ट्रम्प एकदम बोलते हैं ना खिलाफ हो चुके हैं। ट्रम्प ये चाहते हैं कि ये जो यूएस एड है इसको हम पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रम्प का ये मानना है कि 2020 में जो इलेक्शन हारे हैं उसके पीछे डीप स्टेट यानी कि जॉर्ज सोरोस की पूरी जो कंपनी है वो काम करती है। डीप स्टेट दोस्तों, अगर आप बेसिकली ये समझो कि सरकार के अंदर ही रह करके कुछ लोग जो बोलते हैं ना, सरकार के काफी जो बोलते हैं ना मेन पद पे बैठे रहते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा गवर्नमेंट एक्ट करती है, वही इसी को बोलते हैं डीप स्टेट, आप समझ लो बेसिकली। तो इनका ये मानना है कि डीप स्टेट की वजह से मैं हारा हूं। अब ये भाई साहब अब जैसे 2020 में इलेक्शन हारे, अब 2024 में जीत गए। अब इनका कहना है कि जैसे हमने 2025 से कमान संभाली है तो हम सबसे पहले डीप स्टेट को ही पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने कुछ फोटोज यहाँ पे शेयर किया है। उन्होंने यहाँ पे देखिए फोटो जो शेयर किए, ये सोरोस के बेटे के साथ में आपको बहुत सारे डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर देखने को मिल जाएंगे, जैसे जो बाइडेन, बराक ओबामा, कमला हैरिस। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये आप जो देख रहे हो ना इनको, ये है जॉर्ज सोरोस के बेटे। तो अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने एक फोटो शेयर किया, उसमें बाकायदा एकदम क्लियर चीज किया। देखिए जैसे ही अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ है तो एक अफवाह वहां पे ये चल रही है कि देखिए ऑफिशियल जो प्रेसिडेंट है वो तो ट्रंप है और जो अनऑफिशियल जो पीछे से काम कर रहे हैं वो एलन मस्क है। तो इनको शैडो प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं वहां पे अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने एकदम पोस्ट किया एक्स पे, उन्होंने बोला देखिए आपने एलन मस्क को वोट नहीं किया है ना, तो आप इस क्लाउन को, मतलब इस जोकर को, मतलब ये जॉर्ज सोरोस के बेटे की बात कर रहे हैं, फिर भी ये पूरे डेमोक्रेट पार्टी पे कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह से बोले देखिए ट्रंप का जो काम है वो पूरे ट्रांसपेरेंसी का है और एलन मस्क भी पूरे आप बोलते हैं ना सेम वैसे ट्रांसपेरेंसी में पूरा काम कर रहे हैं, अमेरिका के फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब इस ये जोकर की बात करें, क्लॉन मतलब ये जॉर्ज सोरोस के बेटे की बात करें, बोलते हैं ये काम कैसे कर रहे हैं, किसी कंट्री के अंदर तख्ता पलट कैसे करना उस पर फोकस करते हैं। यूएस एड फंड का किस तरह से डेमोक्रेट पार्टी के बेनिफिट पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना उस पर काम करते हैं। तो ये पूरा खाली बस डेमोक्रेट पार्टी को फेवर देते हैं। हालांकि एलन मस्क भी पूरी तरह से खुल करके क्या कर रहे हैं, रिपब्लिकन को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों खबर ये भी आई, ये सब तो चल रहा था, बांग्लादेश यूनुस ये मिले हैं जॉर्ज सोरोस के बेटे के साथ में, जब यूएस ने क्या किया, सस्पेंड किया फंडिंग, यूएस एड की जब फंडिंग जब ट्रम्प ने एकदम पूरी तरह से बंद कर दिया, तो जॉर्ज सोरोस के बेटे पहुंच गए बांग्लादेश में यूनुस से मिलने के लिए। बोलते यूनुस तुमको तो हमने लॉन्च किया है, तुमको पैराशूट दिया, तुम पैराशूट पहन करके सीधा बांग्लादेश के अंदर लॉन्च हो गए हो, ना तो तुमको वोटिंग मिली है, ना तो तुम चुन करके आए हो, बस खाली बैठ गए हो, इलेक्शन करवाने का नाम नहीं ले रहे हो। अब यहाँ पे दोस्तों अब बांग्लादेश में बोलते हैं ना, अब खालिदा जिया की जो पार्टी है वो भी इनके खिलाफ आ गई, बोल रही भैया हम सोच रहे थे कि शेख हसीना गई है, शेख हसीना के जाने के बाद शायद हम सत्ता संभालेंगे, लेकिन तुम तो कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हो। तो अब यहाँ पे जॉर्ज सोरोस के बेटे वहां पे गए हैं बांग्लादेश के अंदर और ये बोल रहे हैं मोहम्मद यूनुस को कि तुम भाई टेंशन ना लो, तुमको फंडिंग हमारी तरफ से आती रहेगी, तुम उसका टेंशन ना लो, जो जिस काम के लिए भेजा है ना सेंट मार्टिन आइलैंड वाला, अभी तक डीलिंग कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो कर लो, उसके बाद तुमको हट जाना है। अब उसको लेकर के दोस्तों बोलते हैं ना अलग ही चल रहा है, यूएस एड को लेकर के अमेरिका के अंदर अलग ही कहानी चल रही है। जज ने क्या कर दिया, ट्रम्प के प्लान को क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ट्रम्प का ये प्लान था कि अराउंड 10,000 यूएस एड के अंदर स्टाफ थे, उसमें से इन्होंने खाली 300 लोगों को रखा, बाकी लोगों को फायर कर दिया। तो जज ने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया फिलहाल के लिए। एलन मस्क का ये मानना है कि देखिए जो जज है ये डेमोक्रेट पार्टी को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है, क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन अब रिवील करने वाले हैं फंड को लेकर के, उससे ये चीज एकदम क्लियर होते जा रही है किस तरह से फालतू के खर्चे किए गए हैं यूएस एड के द्वारा। उससे क्या हो सकता है, जो डेमोक्रेट पार्टी है उसका जो लेवल है, जो लोगों के अमेरिकन के दिल में उनके
डेमोक्रेट पार्टी के प्रति जो रेस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत है, वो जब ये सारे इंफॉर्मेशन रिवील हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इस डर से इस जज ने ये स्टेप उठाया है। तो दोस्तों जैसे ये बोलते हैं ना, यूएस कोर्ट ने पूरा डॉगे को जो एक्सेस दिया गया था ट्रेजरी डिपार्टमेंट का, वो बंद कर दिया। उससे तो कहानी बोलते हैं ना अमेरिका के अंदर चली अलग हो गई। अब दो लोग हो गए, एक तो बोलते हैं ना डॉगे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक तो डॉगे के अगेंस्ट में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पहले फ्लैग देखने को मिलता था यूएस एड का, उसको हटा दिया गया, खाली आपको यहाँ पे अमेरिकन फ्लैग देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि अब ये जो आरोप लगाया गया है जॉर्ज सोरोस के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है। तो बताया जा रहा दोस्तों, जो अमेरिकन बिलियनियर है जॉर्ज सोरोस, इनको 260 मिलियन डॉलर दिया गया था दोस्तों फॉर यूएस एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा दोस्तों, जहां पे इनका ये इन्फ्लुएंस डालते हैं कंट्रीज को, मल्टीपल कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने का, जैसे इंडिया, बांग्लादेश और बहुत सारे देश। तो यहाँ पे इन्होंने श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश, यूक्रेन, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, इवन यूएस के अंदर भी तख्ता पलट करने की कोशिश की है। अब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि जब तक हम यूएस एड बजट को पूरी तरह से बंद नहीं कर देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये जो डीप स्टेट जो पल रहा है वो पलते रहेगा। तो डीप स्टेट को खत्म करने के लिए सबसे पहले यूएस एड करना क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जैसे सांप को मारने से पहले उसका फन क्या करना पड़ता है, कुचलना पड़ता है। शुरुआत करते हैं दोस्तों 2022 में, जब आप जानते हो कि श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस आया और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होना शुरू कर दिए इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के। श्रीलंका के अंदर बवाल हुआ, तो उसकी जो फंडिंग की गई थी वो की गई थी यूएस एड के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कहानी कुछ आपको ऐसा ही लगेगा, हाँ यार ऐसा ही कुछ तो सीरिया और बांग्लादेश के अंदर भी हुआ था। शुरुआत दोस्तों यहाँ से हुई। उसके बाद कहानी होती है दोस्तों बांग्लादेश की। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे विरोध देखने को मिले, जहां पे शेख हसीना भाग करके भारत आ गई। तो आपने देखा होगा दोस्तों, अलग ही कहानी चली, यहाँ पे पुतले तोड़े गए और शेख हसीना का जो अंडरगारमेंट था वो पहन करके बांग्लादेश के जो बच्चे हैं वो डांस वांस कर रहे थे, दिखा रहे थे, चोरी हुआ इनके घर के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हुई, यहाँ पे पुतले तोड़े गए। अभी रिसेंट में क्या हुआ है देखिए, रिसेंट में शेख हसीना ने क्या किया, फेसबुक पे एक लाइव किया और बोला देखिए ये जो मोहम्मद यूनुस है ये कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है, तो आपको रोड पे आना पड़ेगा। इन्होंने अपनी जो पार्टी है अवामी लीग, उससे ये बोला कि भैया आपको रोड पर आना पड़ेगा और इनको किक आउट करना पड़ेगा। जैसे ये लाइव हुआ, वीडियो लोगों ने देखा, तो अवामी लीग के लोगों जब जैसे सोचे कि हाँ भाई अब हमको विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर आना पड़ेगा, उसके पहले ये घटना घटी कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनका जो पुराना वाला घर था उसमें क्या किया गया, पहले आग लगा दिया गया, फिर बुलडोजर से उसको गिरा दिया गया। तो ये दृश्य तो आपने देखा होगा, शेख मुजीबुर रहमान का जो पुतला तोड़ा गया। तो ये सब चीजें हुई दोस्तों जब फंडिंग आई किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ऐसा ही कुछ नजारा दोस्तों आपको रिसेंट में नवंबर 2024 में देखने को मिला होगा सीरिया के अंदर, जब सीरियन रिबल्स ने क्या किया, बशर अल असद की सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया और 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद भाग करके रसिया के पास में पहुंच गए। तो इनकी भी कहानी वही सेम हुई, इनके पुतले उतले फेंके गए, जहां जहां इनका पोस्टर था उनके ऊपर कीचड़ उचड़ फेंके गए, तो इनकी भी कहानी खत्म की गई। हमास से जो है मिलिटेंट से शुरू किए, धीरे धीरे दमिश्क तक लेकर के पूरा सीरिया पे कब्जा करते गए। हालांकि अगर मैं सीरिया की बात करूं तो सीरिया को मिडिल ईस्ट का अखाड़ा कहा जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्री के लोग इन्वॉल्व दिखेंगे, इसमें आपको अमेरिका दिखेगा, रसिया दिखेगा, ईरान दिखेगा, इराक के लोग दिखेंगे, उर्दू लोग देखने को मिलेंगे, टर्की के लोग देखने को मिलेंगे। मतलब भाई साहब ये पूरा बोलते हैं ना अखाड़ा है, जिसको भी अगर आकर के लड़ना है तो सीरिया के अंदर लड़ो, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इसमें खबर ये भी आई थी कि इजराइल गोलन हाइट्स पे तो कब्जा कर चुका है और धीरे धीरे फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की तरह से अब ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों दमिश्क तक, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तो अब ये बोला जाने लगा, कहानी बनने लगी कि अभी तो इजराइल शांत है, आने वाले समय में इजराइल दमिश्क तक पहुंच सकता है और सीरिया का एक बड़ा भाग अपने अंदर ले सकता है। जैसे देखिए गाजा में क्या हुआ, ट्रम्प ने भी रिसेंट में क्या बोला कि अमेरिका क्या करेगा, गाजा पे पूरा कब्जा कर लेगा और गाजा के अंदर जो लोग हैं उनको इजिप्ट या जॉर्डन में भेज देगा, भैया तुम जाओ वहां पे रहो और यहाँ पे हम एक गाजा के अंदर एक बहुत अच्छा सुंदर सा देश बनाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, जॉब्स आएगा, बिल्डिंग बनेगी बड़ी बड़ी, इसे बड़े बड़े वादे किए गए हैं। तो और उन्होंने ये भी बोला कि देखिए ये हम नहीं करेंगे, इजराइल खुद हमको गाजा सौंपेगा और यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू उस चीज के लिए रेडी है, तो गाजा देंगे तो कुछ तो लेंगे, अमेरिका उसका समर्थन करेगा ही करेगा। तो ये सब चीजें हुई दोस्तों आपको देखने को मिली सीरिया के अंदर। वहां पे पुतला भी आपको देखने को मिला, देखिए पुतला उनके बशर अल असद के पिताजी का पुतला तोड़कर उसको पैर रखा गया, घसीटा गया।
तो ये सभी चीजें आपको सेम ऐसा लगेगा, श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, एकदम मैचिंग खा रहा है दोस्तों। वैसी सेम चीज आपको दोस्तों भारत के अंदर देखने को मिली जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ। तो बहुत कोशिश की गई किसी तरह से गवर्नमेंट को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया जाए। तो फंडिंग हुई, फ्यूलिंग हुई, फंडिंग यूएस गवर्नमेंट के द्वारा मिली, यूएस एड की तरफ, और पन्नू जो खालिस्तानी पन्नू, उसने पूरा एजेंडा चलाया कि नहीं, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है किसानों के साथ में, तुमको आवाज उठानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। बहुत सारा ताम झाम हुआ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारे किसान आ गए उन किसानों के अगेंस्ट में जो बैठ करके धरना दे रहे थे। बोलते भैया हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कौन से किसान है, ये तो कभी खेत में जाते ही नहीं है। तो इसको लेकर के बड़ी अलग ही टाइप की कंट्रोवर्सी चली कि जो किसान यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में किसान नहीं, वो खालिस्तान के सपोर्टर्स है। तो इसको लेकर के बवाल चला, गवर्नमेंट ने उसको एकदम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे हुआ क्यों? क्योंकि देखिए यूएस ने देखा कि भैया बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, और इंडिया क्या कर रहा है, फोर्थ, उनकी जीडीपी जो है 4th रैंक पे आ गई है, 3rd रैंक पे पहुंच सकते हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे मना करने के बावजूद रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं, यूएस की आंख में आंख मिला करके देख रहे हैं। तो भैया इस गवर्नमेंट को हमको खत्म करना है। इन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि बीजेपी आज की डेट में दोस्तों सिर्फ एक पार्टी नहीं रह गई है, बीजेपी एक मैनेजमेंट हो चुका है। डिसिप्लिन और मैनेजमेंट आपको सीखना है तो आप बीजेपी से सीखिए। अगर आपको कोई मैनेजमेंट का कोर्स करना है तो आप खाली बीजेपी के रूल्स को और फॉलो रेगुलेशन को फॉलो करो, आप देखो किस तरह से ये काम करते हैं। तो एक अच्छा खासा मैनेजमेंट का कोर्स आपको बीजेपी से सीखने को मिल सकता है। देखिए जिस तरह से इनको दिल्ली में जीत मिली बीजेपी पार्टी को, अब इनका अगला नंबर एक चीज है भैया वेस्ट बंगाल, अब दीदी को हराना है। तो ये सब चीजें चल रही थी दोस्तों, तो उसको देख करके अभी तो क्लियर हो रहा है कि हालांकि यूएस एड अगर बंद हो जाती है तो काफी अच्छा रहेगा, जिससे कंट्रीज के अंदर ये जो टॉपलिंग गवर्नमेंट देखने को मिलती है वो नहीं होगा। और यूएस कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के अंदर जो सरकार है काफी मजबूत है, तो यहाँ पे सरकार को ये तख्ता पलट तो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।